कभी सोचा है कि बुर्ज खलीफा जैसी इतनी ऊंची इमारत तेज हवाओं में भी क्यों नहीं गिरती? या फिर गोल्डन गेट ब्रिज जैसा पुल जो हर दिन हजारों कारों का वजन सहता है, वो कैसे टिका रहता है? देखिए, इसका जवाब एक ऐसी अदृश्य शक्ति में छुपा है जिसे हम कहते हैं मटीरियल स्ट्रेस। यही वो सवाल है जिसने सदियों से दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को सोचने पे मजबूर किया है। और देखिए, इसका राज ग्रेविटी को चैलेंज करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने में है। ये राज छिपा है मटेरियल के अंदर ही मौजूद एक अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करने में। तो जैसा कि मैंने कहा, उस सवाल का जवाब है स्ट्रेस। हाँ, तनाव। लेकिन रुकिए, ये वो वाला दिमागी टेंशन या स्ट्रेस नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। नहीं, ये एक फंडामेंटल फिजिकल फोर्स है जो हमारी दुनिया को सचमुच एक साथ जोड़े रखती है। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। ओके, तो इसे ऐसे समझिए जैसे एटॉमिक लेवल पर रस्साकशी का कोई खेल चल रहा हो। सोचिए, जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो बाहर से लगाया गया फोर्स उसे अलग करने की कोशिश कर रहा है ना? स्ट्रेस असल में वो अंदरूनी ताकत है जिससे रबर बैंड के मॉलिक्यूल्स वापस खींचते हैं, मतलब वो एक साथ रहने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इससे आप मटेरियल की एक इंटरनल चीख भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि ये मटेरियल की अपनी एक जिद है। वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहना चाहता है, और स्ट्रेस वो फोर्स है जिसका इस्तेमाल वो किसी भी बदलाव को रोकने के लिए, उसे रेजिस्ट करने के लिए करता है। तो मतलब ये एक रिएक्टिव इंटरनल फोर्स है जो हमेशा बाहरी ताकतों का मुकाबला करता है। चलिए अब सबसे कॉमन टाइप के स्ट्रेस से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ये तब होता है जब कोई फोर्स किसी चीज की सतह पर बिल्कुल सीधा, मतलब परपेंडिकुलर, या कहिए नॉर्मल तरीके से लगता है। सीधे शब्दों में, या तो सीधा धकेलना या फिर सीधा खींचना। अब इस नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो मेन पहलू हैं। एक है टेंशन और दूसरा है कंप्रेशन। टेंशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तब होता है जब फोर्स किसी चीज को बाहर की तरफ खींचता है, जैसे रस्साकशी के खेल में। और कंप्रेशन में इसका उल्टा होता है, फोर्स चीज को अंदर की ओर दबाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही मामलों में मटेरियल अंदर से लड़ रहा है, अपनी असली शेप में बने रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो खींचना और धकेलना तो समझ आ गया, लेकिन तब क्या होता है जब फोर्स सीधे सीधे नहीं लगते बल्कि एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समानांतर फिसलते हैं? जरा सोचिए, जब कैंची से कागज काटते हैं, कैंची के ब्लेड सीधे नीचे नहीं दबाते, वो एक दूसरे के बगल से फिसलते हुए जाते हैं। और बस यहीं से हम एक बिल्कुल अलग तरह के स्ट्रेस पर पहुंचते हैं। इसे कहते हैं शियर स्ट्रेस, या हिंदी में अपरूपण तनाव। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है ताश की गड्डी। सोचिए, जब आप गड्डी के सबसे ऊपर वाले पत्ते को साइड से धकेलते हैं तो क्या होता है? सारे पत्ते एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं। शियर स्ट्रेस वही अंदरूनी ताकत है, वही फ्रिक्शन है जो इस फिसलने को रोकता है या रेजिस्ट करता है। तो यहां शियर स्ट्रेस एक्शन में है। गौर कीजिए कि कैसे ऑपोजिट फोर्स ब्लॉक के ऊपर और नीचे पैरेलल लग रहे हैं। शुरुआत में तो ब्लॉक का इंटरनल फ्रिक्शन यानी उसका शियर स्ट्रेस उसे एक साथ बनाए रखता है, लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वो इस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है और मटेरियल की लेयर्स फिसलने लगती हैं, जिससे ये खास तरह का झुकाव या डिफॉर्मेशन पैदा होता है। वैसे आपको बता दूं कि बोल्ट्स और रिवेट्स ज्यादातर इसी तरह फेल होते हैं। अब तक हमने जितने भी स्ट्रेस देखे वो सब बाहर से लगाए गए फोर्स के वजह से थे, लेकिन स्ट्रेस का एक और सोर्स भी हो सकता है, एक ऐसा सोर्स जो दिखाई नहीं देता, और वो है गर्मी यानी हीट। इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, और ये देखने में भले ही ना आए पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जो हम सब जानते हैं, ज्यादातर चीजें गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं। ये फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है, वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होती है, बस इसी से एक्सपेंशन होता है। और ठंडा होने पर ठीक इसका उल्टा। तो सवाल यह है कि इससे स्ट्रेस कैसे पैदा होता है? स्ट्रेस तब पैदा होता है जब आप मटेरियल को उसकी मर्जी से फैलने या सिकुड़ने से रोक देते हैं, उसे जकड़ लेते हैं। यही वजह है कि आपने पुलों और हाईवे पर एक्सपेंशन जॉइंट्स देखे होंगे। वो जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि मटेरियल को गर्मी में फैलने और सर्दी में सिकुड़ने की जगह मिल सके और वो स्ट्रेस की वजह से टूट न जाए। अब देखिए, असल दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। एक पुल पर एक ही समय में कई फोर्स लग रहे होते हैं।
ट्रैफिक के वजन से नॉर्मल स्ट्रेस, तेज हवा से शियर स्ट्रेस और दिन रात के तापमान के बदलाव से थर्मल स्ट्रेस। तो जब इतने सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हों, तो इंजीनियर्स ये कैसे पता लगाते हैं कि स्ट्रक्चर का सबसे कमजोर पॉइंट कहाँ है? वो फेलियर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये समझिए कि इंजीनियर्स का अल्टीमेट टूल है। ये एक तरीका है जिससे वो इन सभी मिले जुले फोर्सेस को समझकर मैक्सिमम स्ट्रेस का सही पॉइंट खोज निकालते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फोर्स लग रहे हैं, खींचने वाले, दबाने वाले, फिसलने वाले, इन सबको मिलाकर एक सिंगल मैक्सिमम स्ट्रेस फोर्स निकाला जा सकता है। बस इसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ये वो एक वैल्यू है, वो एक नंबर है जो इंजीनियर को बताता है कि उस पॉइंट पर मटेरियल असल में कितना स्ट्रेस झेल रहा है। और अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस मटेरियल की ताकत से ज्यादा हो गया तो बस वो फेल हो जाएगा। तो ये अंदाजे और एक्यूरेसी के बीच का फर्क है। प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करके इंजीनियर सिर्फ ये नहीं देखते कि स्ट्रेस कहाँ है, बल्कि वो उस जगह का पता लगाते हैं जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा है और किस एंगल पर है। और इसी जानकारी से वो स्ट्रक्चर्स को ठीक उसी जगह पर मजबूत बनाते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे वो न सिर्फ सेफ बनते हैं बल्कि और एफिशिएंट भी बनते हैं। तो आखिर में इन अदृश्य ताकतों को समझना सिर्फ किताबों की बात नहीं है। ये वो साइलेंट साइंस है, वो गुमनाम विज्ञान है जो हमारे हवाई जहाज़ों को हवा में, हमारी गाड़ियों को सड़क पर और हमारे घरों की छतों को हमारे ऊपर सलामत रखता है। सच तो ये है कि ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाता है। तो अगली बार जब भी किसी पुल को पार करें या किसी ऊंची इमारत को देखें, तो एक पल के लिए उन अंदरूनी ताकतों के बारे में जरूर सोचिएगा जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं। आप असल में टेंशन, कंप्रेशन और शियर की एक कॉम्प्लेक्स सिम्फनी को देख रहे होंगे, एक ऐसी धुन जो हमारी दुनिया को एक साथ बांधे रखती है।